हेलो स्टूडेंट्स, 10th हिस्ट्री के प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अब तक हम इस चैप्टर में क्या पढ़ चुके थे कि जो फ्रेडरिक सोलियो है उन्होंने अपनी पेंटिंग में किस प्रकार से एक ट्रांसफॉर्मेशन की, एक चेंज की कल्पना की थी जो कि यूरोप में आने वाला था। किन रूपों में आने वाला था कि वहाँ पर जो राष्ट्र हैं वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी और जो निरंकुशवाद है वो समाप्त हो जाएगा। तो 1848 में जब उन्होंने पेंटिंग बनाई उस समय भी ये सब हमें एक कल्पना लग रही थी, लेकिन फिर फ्रांसीसी क्रांति का जो इम्पैक्ट है वो दूसरे देशों में आया और हमें यूरोप के दूसरे देशों में भी ये देखने को मिला कि वहाँ पर किस प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी। तो अब हम ये पढ़ चुके थे कि नेपोलियन ने क्या सुधार किए और उन सुधारों का फ्रांस में क्या परिणाम रहा और जिन दूसरे देशों पर नेपोलियन ने कब्जा किया था उन देशों पर भी उसका क्या असर रहा। एक बार तो जो दूसरे देश थे जैसे कि स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, वहाँ के लोगों ने स्वागत किया नेपोलियन के द्वारा जो प्रशासनिक सुधार किए गए थे, लेकिन धीरे धीरे उनको लगने लगा कि जिस राजनीतिक आज़ादी का वायदा किया गया था वो तो हमें मिली नहीं, अब भी वो गुलामी कहलाई जा रही थी। तो उन लोगों ने नेपोलियन का विरोध करना शुरू कर दिया। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो नेपोलियन है उसका यूरोप के दूसरे राष्ट्रों ने विरोध किया और जो नेपोलियन ने फिर से तानाशाही स्थापित करने की कोशिश की थी वो किस प्रकार से ख़त्म की गई। ये कहानी अभी बहुत लंबी है, अभी हमें यूरोप में लोकतंत्र राष्ट्रवाद देखने को नहीं मिलेगा। नेपोलियन के शासन के बाद भी बहुत से हमें घटनाक्रम देखने हैं और फिर हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं, आधुनिक राष्ट्र राज्य हैं, उनकी स्थापना किस प्रकार से होती है। तो आइए देखते हैं नेपोलियन के शासन का किस प्रकार से इसमें विरोध किया गया है। तो शुरू में क्या था, यूरोपीय देशों में नेपोलियन के शासन का स्वागत किया गया। उन लोगों को लगा कि ये हमारे लिए आज़ादी का उपहार लेकर के आया है। उसके प्रशासनिक सुधारों पर सबने अच्छी प्रतिक्रिया दी, लेकिन धीरे धीरे उनको लगने लगा कि सेंसरशिप थी और टैक्स बढ़ा दिए थे नेपोलियन ने और ज़बरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया जा रहा था। इन चीज़ों को लेकर के उनको लग रहा था कि ये हमारी वास्तविक आज़ादी नहीं है, हमें इसमें भी चेंज लाना होगा। जो नेपोलियन का शासन है उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो शीघ्र ही लोगों को लगा कि राजनीतिक आज़ादी का अभाव है, तो उनमें नेपोलियन के शासन के प्रति घृणा की भावना आई। फिर क्या होता है, जो यूरोप के दूसरे राष्ट्र हैं, कौन कौन से, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और स्वीडन, इनकी संयुक्त सेनाओं ने क्या किया, नेपोलियन के साथ मुकाबला किया और 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई में नेपोलियन को इन्होंने मिल करके हरा दिया। यानी कि अब ये लोग एकजुट हो चुके थे नेपोलियन के खिलाफ। पहले इन देशों की जनता ने क्या किया, नेपोलियन के आने का रास्ता तैयार किया। जब जनता के अंदर ये भावना घर करने लगी कि हमें इस शासन को बदलना है, हमें नेपोलियन का शासन नहीं चाहिए, तो वहाँ के जो पहले के शासक थे उन्होंने एकजुट होकर के अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और सबने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया। तो नेपोलियन ने जो महाद्वीपीय व्यवस्था बना रखी थी, एक कॉन्टिनेंटल व्यवस्था वो बनाना चाहता था कि पूरे के पूरे यूरोप पर उसका साम्राज्य हो, उसकी हार के साथ ही यूरोपीय व्यवस्था क्या हो गई, समाप्त हो गई। फिर क्या हुआ, नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रांस में भी इन की जो संयुक्त सेना थी इनके द्वारा क्या किया गया, फ्रांस के शासक को भी बदल दिया गया। फ्रांस में नेपोलियन के पहले जो बूर्बो वंश का शासन था उसके शासक को लुई 18वें को फ्रांस का सम्राट बनाया गया। और फ्रांस की सीमा, जैसे कि हमने पढ़ा कि नेपोलियन किस प्रकार से दूसरे यूरोप के देशों पर कब्जा करके फ्रांस का विस्तार कर चुका था, लेकिन इस लाइप्जिग की लड़ाई में हार के बाद फ्रांस की सीमा फिर से संकीर्ण कर दी गई और जो 1792 में फ्रांस की सीमा थी वही सीमा कर दी गई। आज से हमने एक अपने लेक्चर में एक्स्ट्रा नॉलेज बॉक्स शुरू किया है जो कि हमारे चैप्टर से थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज हमें देगा। जैसे हमने इसमें पढ़ा लाइप्जिग की लड़ाई के बारे में कुछ फैक्ट्स जो हमारे लिए जानने जरूरी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। जैसे जो लाइप्जिग का युद्ध था इसको वार ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें
कई सारे देश शामिल थे। अगर 2 देश शामिल होते तो हम कह देते कि ये ए कंट्री वर्सेस बी कंट्री था या इन देशों के बीच का युद्ध था, क्योंकि इसमें कई देशों के लोग शामिल थे, कई देशों की सेना शामिल थी, इसलिए इसे क्या कहा गया, वॉर ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है, जो राष्ट्रों का युद्ध है उसके नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध में 6 लाख सैनिकों ने भाग लिया था, यानी कि ये काफ़ी ब्रॉड लेवल पे लड़ा गया युद्ध था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की ये यूरोप की सबसे बड़ी लड़ाई थी। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1919, तो उससे लगभग 100 साल पहले ये यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध से पहले की एक बड़ी लड़ाई थी। तो ये थी इस युद्ध के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी। फिर क्या हुआ, लुई 18वें के शासन से भी जनता असंतुष्ट हो गई, क्योंकि पहले भी जो बूर्बो वंश के शासक थे वो शासन अच्छे से नहीं चला रहे थे। इसी का फायदा नेपोलियन ने उठाया था और उसने सत्ता पे कब्जा कर लिया, प्रशासनिक सुधार करके उसने एक बार जनता को भी अपने पक्ष में कर लिया था। और फिर से जब बूर्बो वंश के शासक लुई 18वें को सत्ता में लेकर आया गया तो जनता उसके कार्य प्रणाली से खुश नहीं थी। तो नेपोलियन के पास जब इसकी सूचना पहुंची तो नेपोलियन एक बार फिर से फ्रांस में आ जाता है और सत्ता पे वो कब्जा कर लेता है। लेकिन इस बार उसका शासन केवल 100 दिन चला। फिर से ये जो राष्ट्र थे जिन्होंने एकजुटता दिखाई थी नेपोलियन के खिलाफ, इन्होंने क्या किया, फिर से नेपोलियन के साथ एक और युद्ध किया जून 1815 में। कौन सा युद्ध किया, वाटरलू का युद्ध। इसे क्या कहा जाता है, निर्णायक युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ नेपोलियन का जो शासन था वो कंप्लीटली एंड हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। और इस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई और इसके बाद नेपोलियन को कैद करके अटलांटिक महासागर में एक सुनसान द्वीप में, सेंट हेलेना नामक का द्वीप था, उसमें उसको कैद करके छोड़ दिया गया। और वहीं पर फिर 1821 में, लगभग 6 साल बाद, 1815 में वो हारा था और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये थी कहानी नेपोलियन की हार तक की। इसके बाद अब हम देखेंगे कि यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय होता है, किस प्रकार से मध्यम वर्ग, कुलीन वर्ग, नए औद्योगिक वर्ग, व्यापारिक वर्ग का उदय होता है। तो अगली वीडियो में हम इस सब को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।